सभी को नमस्कार। कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनदीप कोदारा आज आपके सामने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस पेपर में आए हुए फिजिक्स के कुछ क्वेश्चनों के साथ हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है काफ़ी लंबे समय से, जिसमें हमने जितने भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में प्रीवियस पेपर हुए हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए पीवाईक्यूज जो हम कर रहे हैं ना, इनका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हमें पता लगता है कि पेपर में किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं और हमें तैयारी जो करनी है वो किस लेवल तक और किस तरीके से तैयारी करनी है। कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा उठाए जाते हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से उठाए जा रहे हैं, इस तरह की चीजें हमें समझ आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है, मल्टीमीटर के द्वारा निम्नलिखित में से किस इकाई को नहीं मापा जा सकता? ये कह रहा है जी एक मल्टीमीटर होता है। देखिए दो चीज होती है। जो नॉर्मली बेसिकली क्या होता है कि जो अपनी विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसको तो मापने के लिए यूज होता है हमारा एमीटर। ठीक है जी, सभी लोग जानते हैं इसको। क्या यूज होता है? एमीटर यूज होता है। ठीक है। जो हमारी वोल्टेज है, जो हमारी वोल्ट यानी कि विभवांतर है, उसके लिए यूज होता है सर वोल्टमीटर। क्या यूज होता है? वोल्टमीटर। ठीक। एक होता है वाट मीटर। क्या होता है सर? वाट मीटर। वाट मीटर। वाट मीटर क्या काम करता है? वाट मीटर हमारे इस विद्युत धारा को भी माप देता है और इस वोल्ट यानी इसको कई बार वोल्टेज लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो वाट मीटर होता है ना, वो इन दोनों को माप देता है। ठीक है। लेकिन यहां पर हमसे वाट मीटर नहीं पूछा गया, यहां पर हमसे पूछा गया मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर क्या करता है? ये करंट को मापता है। करंट का मतलब है विद्युत धारा। ठीक है, जिसको एम्पियर में हम मापते हैं। ये वोल्टेज को भी मापता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को भी। ये प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को भी मापता है। रेजिस्टेंस को भी मापता है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को भी मापता है। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को भी मापता है। ठीक है। लेकिन ये मापता किसको नहीं? ये फ्रीक्वेंसी को नहीं मापता, आवृत्ति को नहीं मापता। ठीक है सर। देखिए फर्क होता है मल्टीमीटर और वाट मीटर में, ध्यान रखना इस चीज का। एक क्वेश्चन वाट मीटर का था, एक क्वेश्चन मल्टीमीटर का भी है। ठीक है। तो फर्क होता है इन दोनों में। मल्टीमीटर इन तीनों को माप देता है और वाट मीटर जो होता है ये सिर्फ दो चीजों को, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को मापता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं जी तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिससे उंगलियों के माध्यम से बजाया जाता है, या उंगलियों की मदद से बजाया जाता है। ये कह रहा है इसने चार उपकरण हमें दिए हैं। ठीक है। ये चारों के चारों ऐसे उपकरण हैं जो क्या करते हैं? जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसने हमें चार उपकरण दिए हैं। पहला इसने दिया सारंगी, डफ, दो तारा और एक तारा। ठीक है, या एक तारा, या इसको एक तारा भी लिखा होता है कई जगह पे। ये कह रहा है जिस एक ऐसा उपकरण है जो तार के मदद से बजता है। ठीक है, तार की मदद से बजता है और इसमें एक ही तार होता है। अब एक तार होता है तो हम ऑप्शन से बड़े आसानी से लगा सकते हैं जी। एक तार जिसके अंदर होता है उसको एक तारा ही बोलते हैं। ठीक है। एक होता है सितार, ठीक है, उसके अंदर 7 तार होते हैं। देखे होंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। एक डफली होता है, सारंगी होता है। दो तारा जिसके अंदर 2 तार होते हैं। ठीक है। जब भी तार के अंदर वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, तो क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है, ध्वनि प्रोड्यूस होती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? ध्वनि होती है कंपन से। तो जब इस एक तारा के अंदर या सितार के अंदर ये जो तार होते हैं इनमें कंपन की जाती है, किसकी मदद से? उंगलियों की मदद से। और क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जी उत्तल लेंस क्या है? ठीक है। उत्तल लेंस क्या काम करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, प्रकाश की किरणों को चमकदार बना देता है, प्रकाश की किरणों को दृश्यमान बनाते हैं, प्रकाश की किरणों को एक साथ लाते हैं। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, किस तरह सा होता है उत्तल लेंस? उत्तल लेंस होता है श्रीय, जो किनारों से पतला और बीच से मोटा होता है। यहां से मोटा और किनारों से पतला होता है। यह लेंस क्या करता है? जो भी लाइट इसके पास आती है, जो भी लाइट आती है इसके पास, ये क्या करेगा? इस लाइट को एक जगह पर इकट्ठी कर देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो ये लेंस क्या करता है? ये लेंस सारी की सारी जो लाइट है उसको एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। सारी की सारी जो लाइट है इसको एक जगह पे इकट्ठा कर देगा।
इसीलिए हम इसको बोल देंगे कन्वर्जिंग लेंस। और उत्तर लेंस क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा, जो ऑप्शन नंबर डी है, जो हमारा चौथा ऑप्शन है, ये सही रहेगा, जो कह रहा है प्रकाश की किरणों को एक साथ लाते हैं। ठीक है जी, एक साथ लाना, उनको कन्वर्ज करना। पहला ऑप्शन देखो, इसके अंदर लिखा प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। फैलाने का मतलब होता है डिस्पर्स करना, और ये काम कौन सा लेंस करता है हमारा, ये काम करता है हमारा अवतल लेंस। प्रकाश की लाइट आई, इसको फैला दिया, लाइट आई, इसको फैला दिया। कौन करता है सर, अवतल लेंस काम करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अगला क्वेश्चन कह रहा है जी किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा, ये किलोवाट घंटा जो इकाई है, ये है विद्युत ऊर्जा की इकाई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग किलोवाट घंटा में मापते हैं। किलोवाट घंटा अपने घरों के अंदर आपने देखा होगा, घरों के अंदर जो मीटर लगा होता है, जो आपकी रीडिंग नोट करता है, वो किसके अंदर नोट करता है, जो किसके अंदर मेजर करता है, वो किलोवाट घंटा के अंदर मेजर करता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बताओ घरों के अंदर जो बिजली की खपत होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो खर्च होता है, कंजम्पशन होती है, उसको किस में मापते हैं, तो उसको मापते हैं जी किलोवाट घंटा में। किसमें मापते हैं, किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट। जहां किलो की बात आई, इसका मतलब है किलो का मतलब जहां भी किलो लिखा मिले, इसका मतलब है सिर्फ 1000। ठीक है जी, वैसे तो इसकी यूनिट मीट वाट है, वैसे तो इसकी यूनिट वाट है, लेकिन हम नॉर्मली जो घरों के अंदर यूज करते हैं वो, और जो मेजर किया जाता है, वो किलोवाट घंटा में मेजर किया जाता है। किसको, विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। आगे बढ़ते हैं सर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है उस समीकरण की पहचान कीजिए जो ओम नियम को दर्शाता है। ठीक है, ओम ने हमें एक नियम दिया था। ठीक है, और क्या नियम था वो, उस नियम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उस नियम से अगर हमारे पास विभवांतर है, विभवांतर का मतलब क्या है, विभवांतर का मतलब है जी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, या अगर हमारे पास करंट है, या फिर विद्युत धारा, करंट को हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा, अगर ये है, तब हम इससे अपना रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसी नियम के द्वारा। और वो नियम था V = IR। अब इस नियम का यूज हमें बहुत बार देखने को मिलेगा। और कौन सा नियम है ये ध्यान रखना, इसका नाम कौन सा है, ओम नियम। क्या है, ओम का नियम, या फिर ओम नियम कई बार लिखा होता है। ठीक है, OHM। ठीक है, ओम लॉ। इसका यूज हम करते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू के अंदर। आगे जब भी इलेक्ट्रिसिटी के, रेजिस्टेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस के, इलेक्ट्रिक करंट के आप न्यूमेरिकल देखोगे, वहां पर इस नियम का यूज मिलेगा V = IR। यहां पर V जो है ये है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। I जो है ये है अपना इलेक्ट्रिक करंट, I जो है ये अपना करंट, करंट का मतलब विद्युत धारा। अब ये इनमें से किसी भी चीज को फाइंड आउट करना हो, हम इस लॉ का यूज करते हैं, इस नियम का यूज करते हैं। ध्यान रखना, इसका नाम जो क्या है वो है ओम लॉ। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, V = IR। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का अच्छा चालक नहीं है। ये कह रहा है जी, इसने 4 ऑप्शन दिए हैं। एक में कह रहा है एल्यूमिनियम, दूसरे में हीरा, तीसरे में तांबा, चौथे में इस्पात। ये कह रहा है ये 4 धातुएं या 4 पदार्थ इसने दिए हैं, जिसमें से 3 धातुएं हैं और एक अधातु है। ये कह रहा है ये बताओ इनमें से कौन सा जो है ये बिजली का अच्छा चालक नहीं है। अच्छा चालक नहीं है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो चार्ज बहते हैं, जो हमारे चार्ज यानी कि जो आवेश बहता है, वो अच्छे तरीके से नहीं बह रहा, वो एक स्लो बह रहा है। इसका मतलब कौन से है, एल्यूमिनियम है, वो क्या है, मेटल है। पहले तो इन चारों का हम डिफरेंस देख लेते हैं, इन चारों में डिफरेंस क्या है। एल्यूमिनियम जो है ये एक धातु है, तांबा है यह भी धातु है, इस्पात, इस्पात का मतलब है सर लोहा, तो यह भी एक धातु है। लेकिन हीरा, हीरे की बात करें, हीरा यानी कि डायमंड, ये क्या है, ये एक अधातु है। क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। अब सर नॉन मेटल कौन सी है, तो भाई जो हीरा जो है ना, हीरा यह कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का अपरूप है। और हमें पता है कार्बन जो है, कार्बन यह एक अधातु है, नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन के कितने अपरूप है सर, कार्बन के 4 अपरूप है। और जितनी भी नॉन मेटल्स होती है, जितनी भी नॉन मेटल्स होती है, सारी की सारी नॉन मेटल जो होती है वो क्या होती है, बेड कंडक्टर होती है। क्या होती है जी, बेड कंडक्टर होती है। बेड कंडक्टर का मतलब
बैड कंडक्टर का मतलब जिसके अंदर से विद्युत धारा नहीं चल सकती, या कह सकते हैं जितने भी अधातुएं होती है वो सारी की सारी क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन एक अधातु को छोड़कर, कौन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो क्या है, विद्युत की सुचालक है, जिसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। और ये ग्रेफाइट है क्या, ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, ये भी कार्बन का एक रूप है। ठीक है जी, डायमंड भी रूप है, लेकिन डायमंड के अंदर से बिजली नहीं चल सकती। एकमात्र ऐसी अधातु है जिसके अंदर से बिजली चल सकती है, और वो है आपकी ग्रेफाइट। बाकी तीनों के तीनों मेटल्स है, बाकी तीनों की तीनों धातुएं हैं, तो इन तीनों के तीनों जो है ये विद्युत की अच्छा सुचालक है। लेकिन हीरा, डायमंड जो है ये यहां पर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हीरा एक कार्बन का प्रूफ है और कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, अधातु है। अब अधातुओं के अंदर बिजली क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वो पढ़ेंगे कभी, जब इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, प्रोटॉन पढ़ेंगे तब। आगे बढ़ते हैं सर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जी, जब कुंडलित रूप में लपेटी हुई कुंडली से करंट गुजरता है तो किस प्रकार विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। देखिए क्या होता है, कुंडली, कुंडली मतलब एक स्प्रिंग होता है। देखिए इस तरह से अगर इसके ऊपर ये तार बनाया हो, आपने देखा होगा कुंडली, जनरेटर वगैरह के अंदर एक कुंडली बनी होती है, तार को ऐसे लपेटा हुआ होता है। ये कह रहा है उसके अंदर से जब करंट फ्लो कर रहा है, उसके अंदर एक मैग्नेट होती, सॉरी उसके अंदर एक मेटल की रोड होती है। तो ये कह रहा है जब उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारी विद्युत धारा गुजर रही है, ये कह रहा है वहां पर जो उत्पन्न कर रही है, किस प्रकार का विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर रही है, तो एक प्रकार का हमारा चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट बनाती है। क्या बनाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव बनाती है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या बनाती है सर, मैग्नेटिक इफेक्ट बनाती है, एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ये हम पढ़ेंगे विद्युत जनरेटर के अंदर, विद्युत जनरेटर के अंदर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर, विद्युत मोटर के अंदर आपको इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा कि देखिए क्या होता है। इस तरह से एक कुंडली बनी होती है, ठीक है। अब ये कह रहा है यहां पर जो मैग्नेटिक, यहां पर जो बिजली का प्रभाव है ना, विद्युत प्रभाव, ये कह रहा है किस प्रकार का प्रोड्यूस होता है, किस प्रकार का उत्पन्न होता है, तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, डीसी जनरेटर में एक कम्यूटेटर लगा होता है। देखा होगा आपने, अगर जो जनरेटर होता है डीसी, डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भाई इसको दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। जो जनरेटर वगैरह होते हैं अपने डायरेक्ट करंट उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इनसे क्या होता है सर, डीसी और एसी में क्या डिफरेंस होता है, डीसी और एसी में, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, इनके अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, क्या फर्क होता है इन दोनों के अंदर, जो एसी करंट है इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन डीसी करंट है इसको हम स्टोर कर सकते हैं, इसको हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एसी को स्टोर नहीं कर सकते। अब यहां से ना एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है, कि अपने घरों के अंदर नॉर्मली जो घरों में बिजली आती है, जो करंट आता है वो कौन सा है, तो नॉर्मली अपने घरों के अंदर जो करंट आ रहा है वो एसी करंट होता है, ठीक है। और जो बैटरी वगैरह के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं वो आपका डीसी करंट होता है। जो जनरेटर है, ठीक है, जो डायनेमो है वो प्रोड्यूस करता है, वो कैसा होता है सर, वो आपका डीसी करंट होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है जो डीसी करंट है, डीसी जनरेटर जिससे बनता है ये, उसके अंदर एक कम्यूटेटर लगा होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा कुछ इस साइज का एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जिसके बाहर आपको तांबे की तार वगैरह लिखेगी, उसको बोलेगा जी कम्यूटेटर। ये कह रहा है उस कम्यूटेटर का उस डीसी जनरेटर के अंदर क्या काम है। ऑप्शन आपको प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तन करना, ये कह रहा है जी वो जो धारा बन रही है, वो जो एसी करंट बन रहा है उसको डीसी के अंदर कन्वर्ट करना। बिल्कुल नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये क्या है, आर्मेचर कंडक्टर में उत्पन्न धारा को इकट्ठा करना। अगला कह रहे हैं जी चुंबकीय प्रभाव को बढ़ाना। उसका सर वो बाहर लगा होता है, उसका चुंबकीय प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव तो अंदर बनता है, ठीक है। ये अगला कह रहा है जी क्षेत्र कुंडलन में एम्पियर फेरों को बढ़ाना। एम्पियर फेरों को मतलब करंट को ज्यादा उत्पन्न करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन जो है ये राइट होगा। ये कह रहे जी आर्मेचर कंडक्टर में उत्पन्न धारा कि जो आर्मेचर कंडक्टर लगा होता है जनरेटर के अंदर, ठीक है, गूगल करोगे तो आपको उसकी इमेज दिखाई देगी। आर्मेचर कंडक्टर होता है एक, जो वो करंट उत्पन्न करता है, जितनी वो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा उत्पन्न करता है, और ये कम्यूटेटर क्या करता है, उस धारा को एक जगह पे इकट्ठा करता है, उस धारा को एक जगह पे स्टोर करता है, इकट्ठा करके रखता है। किसका काम है ये कम्यूटेटर का काम है। और आर्मेचर कंडक्टर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी कौन सा सिद्धांत यह वर्णन करता है कि किसी भी परावैद्युत जाल क्रम में प्रत्येक संधि पर आने वाले करंट का योग बहिर्गामी करंट के योग के बराबर होगा। ये क्या कह रहा है जी, इसने 4 नियम दिए हमें, एक दिया है ओम का सिद्धांत, एक इसने दिया है किरचॉफ सेकंड लॉ, एक दिया इसने प्रतिरोध का सिद्धांत यानी रेजिस्टेंस का सिद्धांत, अगला दिया है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का पहला नियम, पहला सिद्धांत, प्रिंसिपल। अब ये कह रहा है सर कि एक विद्युत परावैद्युत जाल क्रम है, यानी कि एक कुंडली है, एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ये कह रहा है इस संधि के अंदर जितना भी करंट आ रहा है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जितनी भी विद्युत धारा आ रही है, ठीक है, यानी जितनी भी विद्युत धारा की इनपुट है, जितनी भी विद्युत धारा की इनपुट है, चाहे वो कितनी भी हो, ये कह रहा है सारी की सारी इनपुट, सारे के सारे करंट का योग जो है ये बहिर्गामी करंट के योग के बराबर होगा। बहिर्गामी का मतलब जितनी इनपुट है ये बराबर होगी आउटपुट के, किसके बराबर होगी, आउटपुट के बराबर होगी। ये किसने बताया था हमें, ये किरचॉफ साहब ने बताया था अपने फर्स्ट लॉ के अंदर। किसने बताया था, अपने पहले नियम के अंदर, पहले प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ का पहला सिद्धांत था जिसमें इन्होंने बताया था कि एक विद्युत सर्किट के अंदर, एक पूरे जाल क्रम के अंदर जितना भी करंट का इनपुट है उसका वो बराबर होगा, जितने भी करंट है सारे के सारे करंट का इनपुट का जो योग है उसका जो सम है वो बराबर होगा जितने भी आउटपुट करंट है उसके योग के बराबर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है सर प्रतिरोध की इकाई क्या है। ये कह रहा है जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है, इसको किस में मापते हैं, प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो है इसको किस में मापते हैं, इसको मापने की इकाई क्या है, तो इसको मापने की इकाई है सर ओम, और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है सर ये वाला, ठीक है। इस तरह से आपको सिंबल लिखा भी मिल सकता है, ओम भी लिखा मिल सकता है, और कई बार इंग्लिश के अंदर OHM ओम भी लिखा मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, प्रतिरोध को मापने की इकाई है, और ओम का नियम क्या है वो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, V = IR। जब प्रतिरोध का पता चला तभी इस लॉ को खोज दिया गया था, ठीक है, तभी से ये लॉ जो है एप्लीकेबल है, लागू है। आगे बढ़ के यूज करेंगे इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें कह रहा है जी 3 समानांतर जुड़े हुए प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसने क्या दिया है जी हमें, इसने हमें 3 प्रतिरोध दिए, ठीक है, 3 प्रतिरोध दिए हैं, 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, R1, R2 और R3। R1 की वैल्यू है 10 ओम, R2 की वैल्यू है 10 ओम, और R3 की वैल्यू भी ये क्या है 10 ओम है। ये कह रहा है ये 3 प्रतिरोध है, अगर हम तीनों प्रतिरोध को समानांतर जोड़ दें, पैरेलल क्रम में जोड़ दें, कैसे, ये जी पहला प्रतिरोध है यहां पर जोड़ा R1, ठीक है, ये R1 है, R1 का मतलब कितने ओम है, ये 10 ओम है, ठीक है जी। दूसरा इसने इसको यहां पर जोड़ा, इसी के पैरेलल जोड़ा, और ये भी R2 है, और R2 की वैल्यू कितनी है, इसकी भी 10 ओम है, ठीक है जी, ओम का ये सिंबल होता है। अगला तीसरा भी इसने समानांतर जोड़ा, R3, क्या जोड़ा जी R3, और R3 की वैल्यू कितनी है, R3 भी हमारा 10 ओम के बराबर है। अब ये कह रहा है जी ये तीनों हमने जोड़ दिए पैरेलल, तीनों हमने जोड़ दिए समानांतर। अब ये कह रहा है जी समानांतर अगर जोड़े हैं तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। यहां पर RT की वैल्यू निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस। देखिए अगर इनको पैरेलल जोड़ा है, अगर इनको समानांतर जोड़ा है तो इसका फार्मूला होता है 1/RT, 1/RT। RT का मतलब है यहां पर कुल प्रतिरोध, क्या है जी, कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ दो सभी का यही नियम होगा, यह है पैरेलल। अगर इनको सीरीज में जोड़ा होता, श्रृंखला में जोड़ा होता, तो RT बराबर होता सर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से इनको ऐड कर देते। अब ये कह रहा है सर कि इसको समानांतर जोड़ा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और इस फार्मूले से अगर हम इसे निकालना चाहे तो हम इसे बड़ी आसानी से निकाल देंगे सर। देखिए कैसे, RT हमें नहीं दिया, निकालना है, RT की जगह हम RT ही लिखते हैं क्योंकि ये हमें दिया ही नहीं, निकालना है, बराबर 1/R1, R1 प्लस 1/R2, R2 हमें दिया है, प्लस 1/R3। ये 3 प्रतिरोध हमें दिए हैं, तो तीनों की जगह वैल्यू पुट कर लो भाई।
पहला है हमारा 1/10 ओम, प्लस में 1/ दूसरा भी 10 ओम है, प्लस में 1/10 ओम है। अगर हम इन तीनों को इकट्ठा करें तो सर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 10, 10 एकम 10 प्लस 10 एकम 10 प्लस 1, ठीक है जी। ये आ गया, ये 3/10, ये आ गया सर हमारा 1/RT बराबर 3/10। लेकिन हमें तो RT की वैल्यू चाहिए ना, हमें तो कुल प्रतिरोध चाहिए, हमें थोड़ी इनसे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर कुल प्रतिरोध होगा RT का मतलब है 10/3, कितना है 10/3। अब इसको जैसे ही सोल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 0.33 आ जाएगा ओम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, तो एक गलती से कुछ ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर यही आएगा आपका 0.33 ओम, ठीक है भाई। ये था हमारा पैरेलल के अंदर, किसमें था, पैरेलल के अंदर जब इनको समांतर जोड़ा है। अगर हमने इसको सीरीज में जोड़ा होता तब हम इन तीनों को जोड़ देते, 10 10 और 10 क्या हो जाता, 30 ओम हो जाता, क्या हो जाता 30 ओम, कुल प्रतिरोध क्या हो जाता 30 ओम हो जाता, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जी L मीटर की लंबाई के एक तार को जिसका प्रतिरोध R ओम है, यदि तार को खींचकर 2L तक लंबा कर दिया जाए तो संकर अनुभागीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है जी एक तार है, कोई भी एक तार है जिसकी लंबाई है L मीटर, ये एक वायर है, इसकी लंबाई है जी L मीटर। अब ये कह रहा है इसके अंदर प्रतिरोध है जी R ओम, कितना है R। ये कह रहा है इस तार को खींचकर 2L कर दिया, यानी इसकी लंबाई को क्या कर दिया गया, इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया, तो इसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, ये बात पूछ रहा है हमसे। तो ये L था, अब इसको हमने बढ़ा दिया और बढ़ा करके हमने इसको क्या कर दिया जी 2L कर दिया, तो यहां पर नया प्रतिरोध होगा, उस नए प्रतिरोध को हम लिख लेते हैं जी R1, क्या लिख देते हैं R1 लिख देते हैं। ये R1 नया वाला प्रतिरोध है, R जो है पुराना प्रतिरोध है। अब एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल अलग होगा, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A1 है और इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A2 है सर, ठीक है जी। अब क्या है, इन दोनों को अगर इसको बढ़ा दिया है, क्षेत्रफल तो चेंज होगा लेकिन इसका वॉल्यूम, इसका आयतन हमेशा बराबर होगा। और आयतन है क्या, देखो दोनों का आयतन जो है ये बराबर रहेगा, दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर रहेगा। और इसका आयतन क्या है, इसका आयतन है जी एरिया गुणा में लंबाई, ये पहले का हुआ, ये बराबर है A2 इंटू में 2L, यही है सर। इसकी लंबाई 2L है तो 2L रख दिया, इसकी लंबाई L है तो हमने L रख दिया, इसका एरिया A1 है A1 रख दिया, इसका एरिया A2 है A2 रख दिया। अब आगे क्या है देखो, अब अगर यहां से हम लोग इसको इधर ले जाएं और इस A2 को इधर लाएं तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, A1 बटा में A2 बराबर है 2L बटा में L, L से L कैंसल आउट हो गया तो A1 बटा A2 बराबर है 2/1। ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई सर, ठीक है। ये एरिया का बीच में, दोनों के एरिया के बीच में हमने कंपैरिजन निकाल लिया कि एरिया के बीच में क्या डिफरेंस होगा। अब आगे बात करते हैं सर, हमें तो एरिया नहीं पूछा, हमें तो प्रतिरोध पूछा है, हमें तो प्रतिरोध पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है। तो प्रतिरोध क्या होता है सर, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो, ये होता है सर डेंसिटी, ठीक है, L/A, ये होता है सर हमारा प्रतिरोध, ठीक है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब अगर ऊपर वाले तार का प्रतिरोध की बात करें, अगर हम R की वैल्यू फाइंड आउट करें तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, R बराबर रो, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई सर L बटा में, इसका एरिया कितना है सर A1, ये आ गई R की वैल्यू, ठीक है जी। और R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं सर, R1 बराबर है रो, इसकी लंबाई कितने बच्चे 2L है, अपॉन इसकी लंबाई, नीचे एरिया क्या है इसका A2 है जी, ये लो। अब हमें तो रिलेशन निकालना है R और R1 के बीच में, लेकिन ये तो रिलेशन कुछ बना नहीं। तो एक बात बताओ, हम यहां से ये जो इक्वेशन थी हमारी, इस इक्वेशन से A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां पर हमें A2 की वैल्यू निकालनी है, तो A2 को इधर ले जाएंगे, इस 2 को इधर ले आएंगे, तो क्या आ गया सर, A2 बराबर है A1/2, यही है सर। अब जो A2 की वैल्यू है ये यहां पर हम पुट कर देंगे, अगर इसकी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखो ये आएगा बच्चे R1 बराबर है रो,
2L अपॉन A2 की वैल्यू है क्या, A2 की वैल्यू है A1 बटे 2, तो A1 यहां पर रख देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे 4 रो L अपॉन A1। अब एक चीज देखो, ये क्या था, ये R1 की R की वैल्यू देखो क्या है, रो L अपॉन A1 है, और यहां पर देखो ये रो L अपॉन A1 है, इसकी जगह हम R रख सकते हैं ना, तो 4R, यानी कि R1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4R के बराबर। और R क्या था हमारा, R था सर पहले वाले तार का प्रतिरोध, पहले वाले तार का रेजिस्टेंस क्या था हमारा R था, यानी कि क्या हो गया, जो नया रेजिस्टेंस है R1 ये बराबर हो गया 4 गुना R के, यानी प्रतिरोध कितना बढ़ गया भाई 4 गुना बढ़ गया। ठीक है सर, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ये कह रहे हैं एक 9 वोल्ट की बैटरी एक परिपथ में जुड़ी हुई है जिसमें 3 प्रतिरोध 3 ओम 6 ओम 9 ओम एक श्रृंखला में जुड़े हैं। ध्यान रखना श्रृंखला में जुड़े हैं मतलब किसमें है, सीरीज में जुड़े हैं। और 6 ओम के प्रतिरोधक में विघटित शक्ति का निर्धारण कीजिए। यहां पर पावर की बात हुई है, विघटित शक्ति हमें पावर निकालना है। ठीक है, पावर की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है सर। और P की वैल्यू क्या होती है सर, P की वैल्यू होती है P बराबर I²R। ये फार्मूला है भाई, आपको याद रखना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। P की वैल्यू होती है जी I²R। अब हमारे पास R तो है, प्रतिरोध तो है, हमें किसकी निकालनी है 6 ओम की निकालनी है। तो R की जगह तो हम लिख देंगे जी 6 ओम, लेकिन हमारे पास यहां I नहीं है सर, I की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। और I कैसे निकालते हैं हम लोग, I निकालते हैं सर V = IR, जो ओम नियम था इससे निकाल लेंगे जी, जो ओम्स लॉ है V = IR, इससे हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए V की वैल्यू दी है हमें 9 वोल्ट, लिख लेंगे सर V की जगह क्या लिख लेंगे 9 लिख देंगे, बराबर I निकालना है हमें नहीं पता, R प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध कितना है देखो 3 ओम 6 ओम 9 ओम, क्या है 3 ओम 6 ओम और 9 ओम। लेकिन इसको जोड़ा किस में है, इसको जोड़ा है सर सीरीज में। किस में जोड़ा, इसको सीरीज में जोड़ा, इसको श्रृंखला में जोड़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इनको सीरीज में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। ये होता है सर कुल प्रतिरोध। अब अगर यहाँ का कुल प्रतिरोध हम निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो 3 और 6 9 और 9 18 ओम आ जाता है। क्या आ जाता है जी 18 ओम। अगर हम यहाँ पर 18 लिख देंगे जी R की जगह, यहां से इस I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या होगा जी, I बराबर होगा 9/18, क्योंकि ये 18 इधर चला जाएगा। और इसकी वैल्यू जी इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर। ये आ गई जी I की वैल्यू। अब I की वैल्यू भी है 0.5 और R की भी है, तो हम पावर निकाल लेंगे जी, शक्ति निकाल लेंगे। विघटित शक्ति कितनी है, कैसे निकालेंगे सर, देखो बड़ी आसान है, कैसे निकालेंगे। पावर हमें निकालनी है, I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, 0.5 का स्क्वायर निकाल लेंगे सर, इनटू में है R कितना दिया है 6 ओम, तो R की जगह 6 रख देंगे भाई। क्या होगा ये होगा 0.25 इंटू में 6, इसको और आगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.5, और पावर का मात्रक होता है सर वाट। तो कहाँ ये आपका, ये ऑप्शन नंबर डी में। तो ये ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन में क्या रहा है, ये कह रहे जी आर्मेचर नियंत्रक विधि, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल जो सिस्टम है या मेथड है, इसके अंदर ये कह रहा है जी डीसी मोटर का एक पल्स इलेक्ट्रो ईएमएफ सीधे किसके समानुपाती होगा। ये समानुपाती होगा सर इसके रिलेटिव स्पीड के। अगर यह ग्राफ देखोगे आप इसका आर्मेचर कंट्रोल सिस्टम का, इसके अंदर ही इस तरह से ग्राफ होता है सर, ये वाला इस तरह से ग्राफ होता है, और ये होगी इसकी रिलेटेड स्पीड, ठीक है, गति इसकी। और यहां पर होगा सर आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी गति बढ़ती जाती है। और यही पूछ रहे हैं जी किसके समानुपाती होगा ये, तो इसके स्पीड के, इसकी गति के समानुपाती होगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का ये कह रहा है जी ऑटो ट्रांसफॉर्मर खालिस्तान के आवलन कुंडलन से बना है। ये कह रहा है सर ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना हमारा,
जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मतलब है जो ट्रांसफॉर्मर हमारे नॉर्मली यूज होते हैं, जिसके जो क्या करते हैं हमारे एसी करंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसकी वोल्टेज को बढ़ाते घटाते हैं। एसी जो करंट आ रहा है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका जो विभवांतर है उसको कंट्रोल करते हैं। अब ये कह रहा है जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर मतलब जो अपने आप ही काम करता है ना, अपने जो ट्रांसफॉर्मर जितने भी लगे हैं बिजली वाले वो सारे क्या है, वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर ही है। ये कह रहा है उसके अंदर आवलन कुंडलन, देखिए नाम कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको घुमाने फिराने के लिए ऐसे उठपटांग से नाम लिखे हैं। इसका मतलब है जो कुंडली लगी होती है ना उसके अंदर, जिस तरह से आपने देखा होगा इस तरह से उसके अंदर एक कुंडली लगी है। ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि उसके अंदर कितनी कुंडली लगी है, तो इसके अंदर कितनी लगी होती है सर, इसके अंदर इसकी एक ही कुंडली लगी होती है। इस तरह से एक कुंडली है और इसका एक जो सिरा है यहाँ से इनपुट आ रही है और ये दूसरा है इससे आउटपुट जा रही है, ठीक है। तो कितनी कुंडली लगी है इसमें, एक ही कुंडली का बना होता है, इसके अंदर दो कुंडली नहीं है, ठीक है। कुंडली वही होती है सर, देखो वायर को इस तरह से घुमा फिरा के जो बनाई होती है नॉर्मली अपने घरों के अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है, विद्युत हीटर के अंदर होती है, प्रेस जो होती है कपड़े प्रेस करने के लिए उसके अंदर लगी होती है, वही होती है सर कुंडली। ट्रांसफॉर्मर में देखा होगा आपने, अगर ट्रांसफॉर्मर कभी खोला हुआ देखा है तो उसके अंदर इस तरह से आपको कुंडली दिखाई देगी। ये कह रहा है कितनी कुंडली है, तो इसके अंदर एक ही प्रकार की कुंडली होती है सर, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस पेपर में फिजिक्स से रिलेटेड पूछे गए थे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल थे, कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।